हेलो। तो क्या हाल चाल? ओके, स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और आज हम बात करेंगे वैकेंसी जो कि है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की। ठीक है, असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। ठीक है, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ, ये असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें कितनी वैकेंसी हैं? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये देख लें, 29 वैकेंसीज हैं। ठीक है, यानी मात्र 29 वैकेंसीज हैं, इसको आप ध्यान रखें माइंड में। और वैकेंसी नंबर है इसका 211014044009। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन वैकेंसीज कितनी हैं ऑलरेडी? ओनली 29 है। इसको आपको माइंड में रखना है। इसका ब्रेकेज हम अभी देखेंगे। मैंने आपसे परसों ही इस वीडियो के लिए कहा था, लेकिन मैं बुलेट थाली चैलेंज के लिए चला गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें कि कौन कौन सी आपको एलिजिबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट है, क्या एज लिमिट है, मतलब सारी बातें जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से रिलेटेड हैं और आपको परेशान कर रही हैं। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, उसको क्लियर करने की हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अनरिजर्व्ड के लिए यानी जनरल के लिए 17 है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 2, ओबीसी 4, ST 01, SC 05। ठीक है, यानी ST के लिए सिर्फ एक सीट, ओबीसी के लिए 4, EWS 2, SC 5 और अनरिजर्व्ड 17। इसमें से भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWBD 2 सीट हैं। यानी 29 का भी जो ब्रेकेज है वो, अगर आप कैटेगरी में जनरल तो ओनली 17 आपके पास हैं, ST में ओनली 1 है, SC में ओनली 5 है, OBC में 4 है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब कैटेगरी ऑफ पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज ये क्या होती है, ये यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया हुआ है। तो इसको आप देख लीजिएगा कितने परसेंटेज डिसेबिलिटी होनी चाहिए जिसको ये बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में मांगेंगे। अब इस वैकेंसी के लिए जो एज लिमिट है वो एज लिमिट भी आपकी 35 है। एज लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है डिप्लोमा में जो ग्रेजुएशन के साथ इसमें चाहिए। ठीक है, तो एज लिमिट है 35 और ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल। अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में आते हैं इस कैटेगरी में, जैसे PWBD कैटेगरी में, तो आपके पास 10 साल और ऐड हो जाएंगे। मीन्स अगर आप ST में हैं और PWBD में हैं तो 15 साल, OBC में है PWBD में तो 13 साल। ठीक है, इस तरीके से 10 साल आपके और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए क्या कंडीशंस हैं इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो एज लिमिट का मैंने आपको बता दिया, एज की दिक्कत नहीं है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज का मतलब क्या होता है ये यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब हमारे काम की चीज चालू होती है। यहाँ से लेवल 10 जॉब है एज पर 7th CPC, यानी कि जो IAS की ग्रेड पे होती है, IAS IPS में सिविल सर्विसेज से जो ग्रेड पे मिलती है वही ग्रेड पे ये है, वही सेम पोस्ट है, ग्रुप A गजेटेड पोस्ट है। अगर आपने एस्पिरेंट्स देखी है वेब सीरीज तो उसमें जो संदीप भैया होते हैं वो लास्ट में ALC बन के मिलने आते हैं। ठीक है, तो वही ये पोस्ट है क्योंकि सेम ही ग्रेड थी उन दोनों की। ठीक है, तो संदीप भैया से आप याद रख सकते हैं कि वो ALC थे। जो 35 ईयर्स असेंशियल 35 ईयर्स एज है, मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि संदीप भैया की एज ज़्यादा थी तो 35 ईयर्स में भी उनको मिल गई थी। अब यहाँ पे असेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं? डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी ग्रेजुएशन डिग्री, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मेन पॉइंट आपका यहाँ से चालू होता है डिप्लोमा इन, अब ये कीवर्ड्स हैं, इनको याद रख लीजिएगा। सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट और लेबर लॉ। ठीक है, ये 5 आपके कीवर्ड हैं। सोशल वर्क फर्स्ट, लेबर वेलफेयर सेकंड, इंडस्ट्रियल रिलेशन थर्ड, पर्सनल मैनेजमेंट 4 और लेबर लॉ 5। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर मैं एलिजिबल हूं या नहीं। तो देखिए, आपकी जो भी डिग्री है उसमें आपके जो भी आपके सब्जेक्ट्स आते हैं पूरी डिग्री में, सारे ईयर्स में, अगर एक चीज यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है, अगर आपने इनमें से किसी में ग्रेजुएशन किया है तो वो भी एलिजिबल नहीं है। आपको इन ग्रेजुएशन के अलावा या तो इनमें डिप्लोमा होना चाहिए या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखें, या तो मास्टर डिग्री आपकी अलग से इनमें होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा आपका होना चाहिए।
इनमें सिर्फ आपका होना ग्रेजुएशन से एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर लॉ, ये कीवर्ड अगर आपके सब्जेक्ट्स में आते हैं, इनमें से एक भी आता है तो आप एलिजिबल हैं। इसको भर दीजिए, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पोस्ट कम है, वैसे भी वो बाद में ही सब करेंगे और इसमें अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि पेपर होगा। ध्यान रखिएगा, इस नोटिफिकेशन में कहीं ऐसा नहीं है कि पेपर आपका होगा, ठीक है ना। उस पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पेपर होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, और ये सब पहले ही वो छटनी कर लेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप में से इसमें से किसी कीवर्ड में, लेकिन ये नहीं कि मेरे उस सब्जेक्ट में चैप्टर था, अगर सब्जेक्ट आपका इस नाम से है तो आप एलिजिबल हैं। डिजायरेबल यहाँ पे क्या है, डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो एलएलबी वाले वैलिड हैं, एमबीए, एचआर, एमबीए किसी भी तरह का, ठीक है, इस वाले वैलिड है। तो सारे वो लोग जिनके कीवर्ड आते हैं वो सब वैलिड हैं। अब यहाँ पे नोट इन्होंने क्या दिया हुआ है, क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूपीएससी, ठीक है। तो यूपीएससी के डिस्क्रिप्शन पे सब कुछ डिपेंड करता है। फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड, अगर सब कुछ सही है तो रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। इसका मतलब ये कि अगर आपको लगता है तो आप भर दीजिए, लेकिन अगर इसका पेपर नहीं होता है तो आपको वैसे ही छांट दिया जाएगा। ड्यूटीज क्या होती हैं, CLS ऑफिसर्स डिस्चार्ज स्टैट्यूटरी फंक्शंस इन द सेंट्रल स्फीयर अंडर वेरियस लेबर इनेक्टमेंट्स। देयर मेन फंक्शन इंक्लूड्स प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इन्फोर्समेंट एंड वेरियस लेबर लॉस, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं। हेडक्वार्टर इनका न्यू दिल्ली है, लेकिन एनीवेयर इन इंडिया करना चाहिए। तो ये जनरल सी बातें हैं एलिजिबिलिटी को लेके, मैंने आपको जो क्लियर की कि अगर इनमें से आपका है किसी कोई भी कीवर्ड आपका कोई भी सब्जेक्ट बनाता है तो आप एलिजिबल हैं, आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि रिक्रूटमेंट टेस्ट यहाँ पे होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूपीएससी अपने रिसोर्सेस को अच्छी तरह से यूज करना जानती है, और अगर इतनी कम पोस्ट हैं, सिर्फ 17 पोस्ट हैं यूआर के लिए, तो 29 टोटल हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो रिटर्न लेगी। देखिए यहाँ पे उसने दिया हुआ किस तरीके से वो बांटने वाली है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पहला, ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दूसरा, ऑन हायर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड तीसरा, बाय काउंटिंग एक्सपीरियंस बिफोर और आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन चौथा, बाय इन्वोकिंग एक्सपीरियंस इवन इन केसेस वेयर देयर इज नो एक्सपीरियंस मेंशन्ड, ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी बाय होल्डिंग अ रिक्रूटमेंट टेस्ट। इनका लास्ट ऑप्शन है 6th नंबर, यानी सबसे लास्ट में रिक्रूटमेंट टेस्ट का सोचेंगे, उसके पहले नहीं सोचेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट होना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, ठीक है, इस बात को माइंड में रखिए। तो अगर आपको लगता है, क्योंकि आप अच्छे नंबर भी लाएंगे तब भी क्या होगा, ठीक है, जब रिक्रूटमेंट टेस्ट ही नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं आएगी उस तरह की। तो ये आप माइंड में रखिए कि यहाँ पे हो सकता है रिक्रूटमेंट टेस्ट ही ना हो, और क्या हो जाए, सीधे ही छटनी हो जाए आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पे। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। सीधे सीधे इस पॉइंट में इन्होंने दे दिया है कि ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है उसके बेसिस पे अगर इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं तो हम उन सबको मांगेंगे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, और उस बेस पे हम डिसाइड करेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है कि वो रिक्रूटमेंट टेस्ट के आधार पर लेंगे, तो बहुत कम संभावना है इसमें रिक्रूटमेंट टेस्ट हो। बस इतना ही लिखा है कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है, वो होना चाहिए, ठीक है। रिक्रूटमेंट टेस्ट की कोई बात नहीं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, इसलिए इधर उधर पूछना, दिमाग लगाना, इस चीज में सब बंद कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है आपकी डिग्री में, डिप्लोमा में, मास्टर्स में, कहीं भी, ठीक है, तो आप इसका फॉर्म भर दीजिए। ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो आपको पहले ही हटा देंगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कोई मतलब नहीं है तो मत भरिए, और आपको लगता है कि आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है तो भर दीजिए, लेकिन टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि रिक्रूटमेंट टेस्ट इसमें नहीं होने वाला। पहले बार हुआ था, पिछली बार हुआ था, लेकिन इस बार नहीं के ना के बराबर चांसेस है, ठीक है। तो यही सब मुझे आपको बताना था। एलसी से रिलेटेड जितनी क्वेरीज हैं होप आप लोगों की सोल्व हुई होंगी, ठीक है। और इसी के साथ फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आपकी क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं। गुड बाय, गुड इवनिंग, जय हिंद।